चलो हिंदी क्लास है, हिंदी सब्जेक्ट दिगंत भाग 2 कक्षा 12। ठीक है, ये है आपका किताब, आराम से सुनो, बहुत मजा आने वाला है। कहानी का नाम है जूठन। इसका लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। जो नहीं पढ़ा हुआ आदमी है, अनपढ़ है, उनको भी सुन करके आनंद आएगा। जो विद्यार्थी है कक्षा 12 की, उसको तो लाभ ही लाभ होगा। समाज में कैसे लोग जीता है, भेदभाव कैसे करता है, पहले अतीत में मेरा समाज कैसा था, उसका एकदम साक्षात यह आईना है। जो पढ़ लिया होगा वो तो जानता होगा, जो नहीं पढ़ा है वो विशेष ध्यान देना, पढ़ा हुआ जो है वो भी देखना विद्यार्थी। कारण इसमें बहुत ऐसा वर्ड है जो आपको पढ़े हुए हैं फिर भी आपको लाभ मिलेगा उससे, उसका आप अर्थ जानेंगे। परीक्षा तक इसको संभाल के अच्छा से पढ़ना है, उसके बाद नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हम लेखक का शॉर्टकट परिचय देंगे, हम लंबा नहीं खींचेंगे, हम जितना शॉर्ट होगा उतना में लेके भागेंगे इस कहानी को। तो हम लोग पहले लेखक परिचय ले लें। यह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे हैं। इनका जन्म 30 जून 1950 को हुआ है। देश के आज़ाद होने के 3 साल बाद पैदा हुए हैं। 1950 में यह बरला मुजफ्फरनगर यूपी में पैदा हुए थे। मुजफ्फरनगर में दंगा भी हुआ था हिंदू मुस्लिम का, उत्तर प्रदेश में। वहीं एक गांव है बरला, उस बरला में यह पैदा हुए थे। माता पिता का नाम सुनो ध्यान से, याद रखना है। मकुंदी देवी और छोटन लाल। बाप था छोटन लाल और मकुंदी देवी। माता का क्या नाम था? हम पूछेंगे कल, अब बार बार पूछेंगे आपको। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 30 जून 1950 को बरला यूपी में हुआ था। मुजफ्फरनगर, बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में 30 जून 1950 को हुआ था। माता का नाम मकुंदी देवी और बाप था छोटन लाल। इसको आपको इतने ठो बढ़िया से पहले याद कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। शिक्षा, शिक्षा कैसे लिया यह? अक्षर ज्ञान का आरंभ मास्टर सेवक राम मसीही के खुले बिना कमरे बिना टाट चटाई वाले स्कूल से। न कमरा था, न टाट था, न चटाई था, खुले में एकदम मैदान में एगो मास्टर साहब थे इसका। ठीक है, सेवक राम मसीही। वही पहला शिक्षा अक्षर ज्ञान अ आ क ख सिखाया था इसको। उसके बाद बेसिक प्राइमरी स्कूल में दाखिला लिया। 11वीं की परीक्षा बरला इंटर कॉलेज से, बरला से उत्तीर्ण हुए, लेकिन 12वीं की परीक्षा में फेल हुए। फलस्वरूप बरला कॉलेज छोड़कर DAV इंटर कॉलेज देहरादून में दाखिल हुआ। देखो कैसे कैसे स्कूल में गया है। कई वर्षों तक पढ़ाई बाधित। 92 में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय से हिंदी में MA, देख लो हिंदी में MA तम कर लिया है। अब आगे देखो क्या होने वाला है। फिर देखो और थोड़ा वृत्ति। 12वीं कक्षा में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी। ऑर्डिनेंस हथियार उथियार के फैक्ट्री में अप्रेंटिस मतलब होता है मजदूरी कम और खटनी ज़्यादा वाला काम करने लगा फैक्ट्री में 12वीं कक्षा में। फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंदा चंद्रपुर महाराष्ट्र में ड्राफ्टमैन की नौकरी। संप्रति भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के उत्पादन विभाग के अधीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री देहरादून में अधिकारी के रूप में कार्यरत अभी तक। फिर सम्मान डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार इसको मिला। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 93 में, याद रखना है इसको। अंबेडकर पुरस्कार इसको कब मिला? 93 में। पहला पुरस्कार यही था। उसके बाद परिवेश सम्मान मिला 95 में। जय श्री सम्मान, जय श्री राम नहीं, याद रखना, जय श्री सम्मान 1996 में। कथा कर्म सम्मान 2000 ईस्वी में, हाल फिलहाल में। अब देखिए यह कौन कौन किताब लिखे थे, बहुत गौर से अब सुनना है आगे।
थोड़ा नोट करना है इसको दिमाग में, और फिर बार बार पढ़ना भी है इसको। ये जो लिखा था जूठन, जो अभी हम पढ़ेंगे, वो जूठन लिखे ओम प्रकाश वाल्मीकि, यह आत्मकथा है, वो अपने बारे में कथा लिखे जूठन। उसके बाद लिखे सलाम घुसपैठिए, क्या सब लिखे? सलाम, तब लिखे घुसपैठिए, ये सब कहानी थे। सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका अब और नहीं, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ध्यान से सुनो, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये सब किताब ये लिखे। फिर देखिए एक ठो क्या काम किए थे, महाराष्ट्र में मेघदूत नाम की नाट्य संस्था स्थापित की। एक नाट्य संस्था स्थापित की महाराष्ट्र में, उसमें जो है उसका नाम रखा मेघदूत। मेघदूत नाटक कालिदास एक ठो लिखा था, तो उसी के नाम से मेघदूत नाट्य कला परिषद एगो संस्था रख दिया महाराष्ट्र में। अब चलिए इस सब को हटाइए, उस सब को देखते रहना है। आपको पूछेगा मेघदूत नाट्य संस्थान का मालिक कौन था, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। किसने स्थापित किया था? वाल्मीकि। जूठन किसने लिखा था? वाल्मीकि। उसके बाद पूछेगा डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 93 में किसे मिला, तो इसी को ओम प्रकाश वाल्मीकि को। जय श्री सम्मान पुरस्कार वाल्मीकि को कब मिला, तो 96 में। इस तरह से सलाम घुसपैठिया आदि कौन लिखा है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये आपका बनेगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब चलते हैं, आपको 10 से ज़्यादा हो गया, 10 बज के कुछ मिनट, 6 बजे से 5 बजे से पढ़ा रहे हैं, 5 घंटा से अबव हो गया है। 10 हुआ तो 5 घंटा 10 मिनट से हम पढ़ा रहे हैं, अब आगे और पढ़ाने जा रहे हैं, तो एनर्जी तो लॉस होता है। हल्ला कीजिएगा तो फिर दिक्कत होगी। कोई बातचीत नहीं करना है, टोकिएगा नहीं। कोई सवाल हो तो चुपचाप हमको तब टोक सकते हैं, बातचीत नहीं करना है। कुछ पूछना है तो पूछिएगा। जूठन कहानी का क्या नाम है? ये कहानी नहीं, आत्मकथा है, अपनी कहानी है, अपने बारे में हकीकत को उन्होंने लिखा है। जीते जी अपने जवानी में, अपने बचपन से लेके 55 तक के कथा को लिखे हैं। कौन है लेखक जी बताओ तो? ओम प्रकाश वाल्मीकि। कहानी का क्या नाम है? जूठन। आत्मकथा है, अपनी कहानी है, हम अपना कहानी अपने से लिखे, वही आत्मकथा। अब देखो आगे क्या होता है, ध्यान से सुनो। एक रोज हेडमास्टर कलीराम ने अपने कमरे में बुलाकर पूछा, क्या नाम है बे तेरा? इसको स्कूल भेजा बाप पढ़ने, तो हेडमास्टर कौन था? कलीराम। नाम भी कलीराम, काम भी था कलीराम। इसको बोला के कहा कम इधर, क्या नाम है बे तेरा? ऐंठ के पूछा इसको, तो इन्होंने कहा ओम प्रकाश। मैंने डरते डरते धीमे स्वर में अपना नाम बताया। मैंने मतलब लेखक ने, यह डरते डरते धीमे स्वर में कहा ओम प्रकाश। हेडमास्टर को देखते ही बच्चे सहम जाते थे। सहम जाते थे मतलब कांप जाते थे। पूरे स्कूल में उनकी दहशत थी। ठीक है, डाकू जैसा दहशत पूरे स्कूल में कलीराम का। चूहड़े का है? हेडमास्टर का दूसरा सवाल उछला। सवाल पूछा नहीं, लगता था कि उछल रहा है सवाल। अरे चूहड़ा है रे, जात होता है चूहड़ा, जैसे हम लोग में डोम, चमार, मुसहर, गुआर, फलना चिलना मुसलमान होता है ना जी। अरे चूहड़ा है रे का जी का, ठीक है। वह जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है उस पर चढ़ जा और टहनियाँ तोड़ के झाड़ू बना ले, पत्तों वाली झाड़ू बनाना, और पूरे स्कूल को ऐसा चमका दे जैसा शीशा चमकता है। जा, तेरा तो ये खानदानी काम है, जा फटाफट लग जा काम पे। का तुम्हारा तो खानदानी काम है, जाओ शीशम पर चढ़ो, ठल्ली तोड़ो, अब पूरा स्कूल को शीशा जैसा चमकाओ, जा तुम्हारा खानदानी काम है। क्या करेगा पढ़ लिख के? छोकरा चल दिया। हेडमास्टर के आदेश पर मैंने कमरे बरामदे साफ कर दिए। तभी वे खुद चलकर आए और बोले इसके बाद मैदान भी साफ कर दे।
तो देखो कमरा मतलब रूम होता है, बरामदा मतलब ओसरा होता है, सबको बाहर दिया। अभी तो भैया जमीन का दिक्कत है लोग को, तो स्कूल छोट, फील्ड छोट, बरामदा छोट, सब कुछ छोट होने लगा है। उस जमाने का स्कूल का फील्ड बहुत बड़ा, फुटबॉल क्रिकेट कबड्डी खेलने के लिए जमीन अपार थी लोगों को, लोग कम जमीन ज़्यादा, बहुत बड़ा बड़ा फील्ड होता था खेल कूद करवाने के लिए। काई पूरा फील्ड को साफ करो जाओ। लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था। अरे भैया मेरा वकात से, शरीर के वजन से, वजूद से, क्षमता से कई गुना बड़ा तो मैदान था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी। ध्यान दो, धूल से चेहरा सिर अट गया था। चेहरा जो था, मुंह कपाड़ चेहरा सब एक जैसा हो गया, केस तेस धूड़ा से। मुंह के भीतर धूल घुस गई थी बहारने में, मुंह के अंदरों में धूल थी, थूकता था तो धूले निकलता था, कीचड़। अरे ध्यान इधर। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। सुन रहा है रे? जी सर। तेरा कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेड मास्टर अपने कमरे में बैठे थे। हेड मास्टर कलीराम कहाँ बैठे थे? ऑफिस में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी हुई थी। बैठे थे उधर, देख रहे थे इधर, टांग टेबल पर देख करके एक बार झपकता तो नहीं है। पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी कि पानियों ने पियो, देते रहो। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा 4 बजे तक। तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया था। तमाम मतलब होता है पूरा अनुभव है, मुझे याद है, जितना स्मरण है उस अनुभव से मैं कहता हूँ कि जिंदगी में अभी तक उतना परिश्रम हमको नहीं हुआ था जितना परेशानी उस झाड़ू लगाने में हुआ था। वैसे भी घर में भाइयों का मैं लाडला था, लाडला मैंने दुलारा, सब भाई में अब प्यारा था क्योंकि अब पढ़ता लिखता था। दूसरे दिन स्कूल पहुंचा, सुनो ध्यान से, फिर कल गया स्कूल। जाते ही हेडमास्टर ने फिर झाड़ू के काम पर लगा दिया। पूरे दिन झाड़ू ही देता रहा। मन में एक तसल्ली थी कि कल से कक्षा में बैठ जाऊंगा। है इधर देख, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? सुनते रहो गौर से। एक दिन भर दिन झाड़ू लगाया, दूसरा दिन फिर स्कूल गया। स्कूल क्या सोच के गया कि आज तो, कल तो झाड़ू भर दिन लगवेवे किए हैं, आज क्लास में बैठ के पढ़ेंगे, आज सर हमको पढ़ने देंगे। ठीक है, मन में तसल्ली थी कि कल से कक्षा में बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन मैं कक्षा में चुपचाप बैठ गया। दूसरा दिन भी वही हाल हुआ। तीसरा दिन जब गया तो सोचा आज तो नहीं लगवाएगा, तीसरा दिन ही क्लास में जाके बैठ गया। थोड़ी देर बाद उनकी दहाड़ सुनाई दी। उनकी दहाड़, दहाड़ कौन देता है जी? हाँ, तो फिर बाघ दहाड़ता है हिरण को, सुन रहा है, जंगल में। उसी तरह दहाड़ सुनाई दी, जैसे बाघ दहाड़ता है छोटा छोटा जानवर को, उस तरह से इसका दहाड़ सुनाई दी। उनकी दहाड़ सुनकर मैं थर थर कांपने लगा था। एक त्यागी लड़के ने चिल्लाकर कहा, मास्टर साहब वो बैठा है कोने में। इसको जब दहाड़ा, मतलब चिकड़ा नहीं दहाड़ा, तो कहा मास्टर साहब वो कमरे में बैठा हुआ है, वो कोना में। हेडमास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन को पकड़ नहीं ली, दबोच ली। मतलब दाब लो है, पकड़ लो है, तो उसी को दबोचना बोलते हैं। पकड़ना तो होता है धीरे से, दबोचना होता है जहां पकड़ा वहां कस के दाब ले है। इसकी गर्दन को पकड़ के कस के दाब के खींच के लाया इधर। उनकी उंगली का दबाव मेरी गर्दन पर बढ़ रहा था। वो जो दाबले था तो दबाव बढ़ रहा है, जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोच कर उठा लेता है, जैसे नढ़िया बकरी के बच्चे को उठा लेता है, ठीक उसी तरह ही हमको पकड़ ले है। कक्षा से बाहर खींचकर उसने मुझे बरामदे में लाकर खूब जोर से पटक दिया।
कमरा में से खींच के वसरा पर ला के जूम से फेंक दिया, पटक दिया। चीख कर बोली, चिल्ला कर खूब जोर से, जा लगा पूरे मैदान में झाड़ू। फिर इसको भेज दिया उधर। हाँ, इटावा का कांड याद आ जाता है। खेसारी लाल को चिंता है जी? यादव के नाम पर कलंक है, खेसारी लाल यादव। वो करा के हम भरतसना करते हैं यादव का। ब्राह्मण पूजनीय होता है, अब बाकी जुतनीय होता है? बाकी जात क्या होता है जी? हम लोग के हिंदू में तो पैर पौधा का पूजा होता है, पत्थर को पूजते हैं, वृक्ष को पूजते हैं, हवा को पूजते हैं, भैंस को पूजते हैं, गाय को पूजते हैं, लाठी को पूजते हैं, कुछों को पूजने लगते हैं। ब्राह्मण पूजनीय है, ठीक है, हम मानते हैं, हाँ है, हम नहीं है पूजनीय। कर्म से पूजनीय होता है, जाति धर्म से नहीं होते हैं। कर्म अच्छा आप किए हैं तो आप पूजनीय है। रामचंद्र जी भगवान थोड़े, कर्म अच्छे थे, वो पूजनीय है, इसलिए वो भगवान है। कृष्ण जी वो कड़ाई की नहीं पूजनीय है, उसका विरोध करना गलत है। आदमी के शरीर पर पेशाब छिटेगा है, बढ़िया बात है। का छोटा जात हो के तुम क्या कर रहा है? कथा कर रहा है। कथा छोटा जात नहीं करता है, कोई भी कर सकता है, उसमें क्षमता होना चाहिए। अच्छा काम कोई भी कर सकता है। वही छोटका जात है रे, डोम है रे। वाल्मीकि जी डोम है, डोम से भी छोटा जात है, चूड़ा जात है, मेस्टर जात है। देखो आगे क्या होता है। इसको पटक दिया बरामदे में। भयभीत होकर मैंने 3 दिन पुरानी वही शीशम की झाड़ू उठा ली। भयभीत होकर मतलब डर कर। 3 दिनों के बाद मैंने वही पुरानी शीशम की झाड़ू उठा ली। मेरी तरह ही उसके पत्ते सूख कर झरने लगे थे। देखो कहानी में कितना दर्द दिया हुआ, और दर्द है आगे का। जिस तरह से मैं सूख सूख के झर रहा था, मैं दुबला पतला कमजोर हो रहा था उस स्कूल में, और मैं रो रो कर मेरा बुरा हाल था, वही हाल उस झाड़ू का भी बुरा हाल हो गया था। 3 दिन पूरा बरंडे में लगाएगा, पूरा मैदान में झाड़ू लगाएगा तो झाड़ू का क्या हाल होगा? का वही हाल मेरे तरह झाड़ू भी सूख के टूट टूट रहा था। सिर्फ बची थी पतली पतली टहनियाँ, पत्ते सूख कर टूट गए थे झाड़ू के बहारते बहारते। पतली पतली टहनियाँ ठल्ली उसमें बचा हुआ था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। जब तीसरा दिन झाड़ू दिया पटक के तो मेरे आंखों से आंसू बहने लगे थे। रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा, और मैं रो भी रहा था, झाड़ू भी लगा रहा। तीसरा दिन स्कूल के कमरे की खिड़की दरवाजों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिप छिप कर तमाशा देख रही थी। खिड़की से, दरवाजे से लड़के और शिक्षकों सब हमको देख रहे हैं तमाशा, और हम यहाँ रो रहे हैं, झाड़ू लगा रहे। मेरा रोम रोम यातना की गहरी खाई में लगातार गिर रहा था। मेरा रोम रोम मतलब एक एक रुआ रुआ। यातना मतलब होता है पीड़ा, कड़ा, यातना। पीड़ा में, पीड़ा की खदा में लगता था हम लगातार हम गिरते जा रहे हैं। पीड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा, कपस कपस के, फपक फपक के रो रहा था। सब खेला देख रहा था, कोई इसके तरफ बोलने वाला भी नहीं था। मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे। अब देखो खेला शुरू। ऐ ध्यान दो इधर। ये रो रहा था, झाड़ू लगा रहा था। इसके पिताजी अचानक उधरे से जा रहे थे। देखो अब क्या खेला होता है। मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाता देखकर ठिठक गए। ठिठक गए मतलब रुक गए। बाहर से आवाज देकर बोले, और उधरे से आवाज देकर बोले, मुंशी जी यो क्या कर रहा है? इसको बाप मुंशी जी कहते थे। पिताजी क्या नाम रखे थे इसका? इसको ओम प्रकाश कह के नहीं बुलाते थे, मुंशी जी कहते थे पिताजी दुलार से। कहो मुंशी जी, मुंशी जी क्या कर रहे हो?
मुंशी जी क्या कर रहे हो? तो मुंशी जी क्या कहा? मुंशी जी यो क्या कर रहा है? वे प्यार से मुझे मुंशी जी कहा करते थे। कह रहा है वे प्यार से मुझे मुंशी जी कहा करते थे। उन्हें देखकर मैं फपक पड़ा। फपकना मतलब क्या होता है? कपस कपस के रोना, बहुत जोर से फपक करके रोने लगा, फपक के रोने लगा। तुम्हारे सामने कोई फपक देगा ना तो तुमको बहुत दर्द उस पर आएगा। कि फपक ऐसा चीज है, आदमी जब फपकता है तुम्हारे आगे तो तुम नहीं देखेगा ये गलत है कि सही, उसके लिए तुम अपना प्राण दे देगा। कोई दूसरा भी फपक देगा तो तुमको बहुत दया आ जाएगा अचानक उस पर। बाप के सामने फपक दिया। वे स्कूल के मैदान में मेरे पास आ गए। वो जो दूर थे धड़ाक से नजदीक बाप आ गए। मुझे रोता देखकर बोले, इसको रोता हुआ देख करके पिताजी क्या बोले जोर से? मुंशी जी रोते क्यों हो? ठीक से बोल, क्या हुआ है? अरे रोता क्यों है मुंशी जी? बोलो ना यार, क्या हुआ है बताओ। मेरी हिचकियां बंद गई थी। लगता था हिचकी जो है बंद गई है, वो रुकता ही नहीं था, एकदम कपस रहा है, ऐसे ऐसे दलक रहा था। हिचक हिचक कर पूरी बात पिताजी को बता दी। सारा कहानी बता दिया जितना इसके साथ हुआ। ऐसी कहानी है ना, सुन लोगे ना तो लगेगा आगे में फिल्म चल रहा है और आंख से हम देख रहे हैं। रोम रोम हिला देगा वाल्मीकि जी। तो क्या कहा? हिचक हिचक कर पूरी बात पिताजी को बता दी कि 3 दिन से झाड़ू लगवा रहे हैं, कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते, घुसने भी नहीं देते हैं। कंठ को दबोच के उठा कि 1 बाजार खींच दिया वसरा पास 3 दिन बाद। सोचा कि आज हमको पढ़ने देगा। है देखिए झाड़ुओं का वही हाल है जो हाल मेरा है, यही हाल समझिए मेरा है। पूरा मैदान धूप में, देखिए कितना पानी तो भी धूप में नहीं पीने देता है। इतना धूप है, इतना बड़ा मैदान, इतना छोटा मैं, इतना बड़ा मैदान कैसे हम करेंगे? पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीन कर दूर फेंक दी। छिनाया, जुमा के फेंक दिया। उनकी आंखों में आग की गर्मी उतर आई। हम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी के आंखों में आग की गर्मी लग गई। हमेशा दूसरों के सामने कमान बने रहने वाले पिताजी की लंबी लंबी घनी मूछें गुस्से से फरफराने लगी थी। का दूसरे के सामने लगता था एकदम कमान है, तीर है, उस तरह से मूछ फरकता हुआ घनी मूछ गुस्सा से फरफराने लगा मूछ, और चीखने लगे पिताजी जोर से। कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाए हैं? कौन है जी? खूब जोर से चिल्लाया, जोर पूरा ताकत दे करके मूड में, ठीक है। पिताजी की आवाज पूरे स्कूल में गूंज गई थी। लगता था इको मैक है, पूरा स्कूल हिल गया आवाज, जिसे सुनकर हेड मास्टर सहित सभी मास्टर बाहर आ गए थे। हेड मास्टर के साथ साथ जो जो सुना सब बाहर निकल आया। कालीराम हेड मास्टर ने गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया। कालीराम निकला, इसको गाली उली देने लगा, धमकी देने लगा, साले चमड़िए तोड़ देंगे, ऐसे वैसे समझा, चोरा जाता चोरा रहो वगैरह वगैरह। रे 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 क्यों वाई आर यू तो। लेकिन पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ, ठीक है। रे पिताजी पर धमकी, मास्टर धमकाया, सुनो नहीं इधर रे, दिक्कत है तो जाओ, भूख लगी है, सुन रहे हैं, सीधा आके बैठो ना तब सुनो, टेढ़ा नहीं देंगे बैठने। पिताजी को गाली दिया, धमकाया, कौन? हेडमास्टर। लेकिन पिताजी पर कोई असर नहीं हुआ, पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उस रोज जिस साहस और हौसले से पिताजी ने हेडमास्टर का सामना किया, मैं उसे कभी भूल नहीं पाया। देखो कुछ लेखक छुपा भी देता है, यो मतलब हौसला और साहस से सामना का मतलब होता है यो गाली गुप्ता दिया होगा। चलो
पार्ट 2 आ गया। आगे देखो क्या होता है, ध्यान से सुनो। ये कहानी तो वहीं खत्म, स्कूल की कहानी थी, पढ़ाई लिखाई थी। समाज में आके देखो अब क्या होता है, इसके घरेलू मैटर को देखो। रे शिवम कुमार, सीधा होके बैठो, इधर देखो, नहीं तो आगे कर लेंगे। मेरी माँ मेहनत मजदूरी के साथ साथ 8-10 तगाओं के घर या घेर में साफ सफाई काम करती थी। चलो स्कूल वाला कहानी तो बता दिया इस शॉर्टकट में प्रकाश वाल्मीकि। अभी अपने घर का कहानी बता रहा है, घर में क्या होता है, इसलिए गौर से सुनो। कह रहा है मेरी माँ, किसकी माँ? वही मुकुंदी देवी। कह रहा है गांव में मेहनत मजदूरी करती थी। कौन काम करती थी? तगा के घर में 10 तगा, 8-10 तो तगा। तगा हिंदू मुस्लिम ऊंचा जात को तगा, उसके लिए ऊंचा जात हुआ। तो हिंदू मुस्लिम में जो बड़ा बड़ा जात था उसके घर में घेर में, घेर किसको कहता है? घर मतलब तो घर, घेर मतलब हुआ बथान, जहाँ पर माल को घर में बांधता था। उसका गोबर करसी खर्रन बरन कुट्टी सानी पानी सवा टहल करना, माल जाल का घर का साफ सफाई करती थी घर में और घेर में। इस काम में मेरी बहन, बड़ी भाभी जसबीर जनेश्वर, 2 भाई, जनेश्वर और जसबीर, 2 ठो भाई, एगो बड़की भौजी, एगो बहन, एगो मम्मी। ये देखिए, माँ बहन भाभी और 2 गो भाई, जनेश्वर और जसबीर। 3 भाई थे यह, जनेश्वर जसबीर ओम प्रकाश। तो जनेश्वर जसबीर, एगो बड़की भौजी, एक ठो बहन, एगो माँ, इधर सब मिल करके इस काम में हाथ बटाते थे। बड़ा भाई सुखवीर, और एगो भाई है रे बड़ा भाई सुखवीर तगाओं के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम करता था। सुखवीर जो बड़ा भाई थे वो तगाओं के यहाँ, वही बड़का जात के यहाँ नौकरी रहते थे। प्रत्येक तगा के घर में 10 से 15 मवेशी सामान्य बात थी। तगाओं के घर में 10-15 माल रखना सामान्य बात थी। उनका गोबर उठाकर गांव से बाहर कूड़ियों पर या उपले बनाने की जगह पर डालना पड़ता था। गोबर 10-8 गाय, एक आदमी रखता था, गाय भैंस। उसका गोबर उठाकर गोह पर, नहीं तो जहाँ पर गोठा पसता था वहाँ पर रखना पड़ता था। प्रत्येक घेर से हर रोज 5-6 टोकरे गोबर निकलता था। कड़ा एगो घेर मतलब गोहाली से एक दिन में 5-6 छिट्टा गोबर निकलता था। सर्दी के महीने में यह काम बहुत कष्टदायक होता था। ठंडी के टाइम में ये गोबर निकालने वाला, सफाई करने वाला काम बहुत कष्टदायक होता था। ध्यान से सुनो, गाय रोज 5-6 टोकरे गोबर निकालता था। सॉरी, चलो, सर्दी के महीनों में यह काम कष्टदायक होता था। गाय बैल और भैंस को सर्दी से बचाने के लिए बड़े बड़े दलानों में बांधा जाता था, जिसमें गन्ने की सूखी पाती या फूस बिछा होता था। देखो है ध्यान से, ठंडी के दिन में गाय और भैंस को ठंडी से बचने के लिए मकान के नीचे में दलान जो था, अंडरग्राउंड मकान, उसमें बांधा जाता था ठंडा ताकि नहीं लगे। और उसमें क्या करते थे, गन्ना के या लार, इसका सूखल का पत्ता उसमें छिटा जाता था, गोस्थोड़ जिसको हम लोग बोलते हैं। खूब भर ठगुन करके छीट दो, उस पर मवेशी बांध दो, गर्मा के रात में बैठेगा, अब भोर में बाहर कर दो। बाहर करने में लेट हुआ तो उसी पर पखाना पेशाब कस के कर देगा। फिर मवेशी को निकाल दो, गोबर उठा लिया, गोंत तो उसी में रह गया, पखाना का रस भी उसी में घुस गया। फिर उस पर माल बांध दिया, 2-4 दिन हुआ ना तो फिर उस पर सूखा पत्ता छीट देता था। इस तरह से पत्ता धीरे धीरे मोटा हो रहा है, मवेशी उस पर बांध रहा है, और फिर 15 दिन में सब पत्ता को निकालता था। तो देखो ध्यान से, और क्या होता है, दिक्कत है तो जाओ, भूख लगी है, तुमको भूख लगी है तो जाओ, तुम पढ़ चुकी हो, तुमको पढ़ा हुआ है, तुम जा सकती हो। चलो देखो इधर ध्यान से है, इधर रात भर जानवर का गोबर और मूत्र उसी दलान में फैलता रहता था। भर रात में तो दलान में फैलेगा ना जी,
10-15 दिन बाद एक बार पाती बदली जाती थी। पाती मतलब गस्तौर। उसके ऊपर या तो उसके ऊपर सूखी पाती बिछा दी जाती थी। इतने दिनों में दलान में भरी दुर्गंध से गोबर ढूंढ ढूंढ कर निकालना बहुत तकलीफ होता था। 10-15 दिन में उसमें से ढूंढ ढूंढ के गोबर निकालना बहुत तकलीफ देता था। दुर्गंध से सिर भिन्ना आ जाता था, माथा सुन्न हो जाता था उस दुर्गंध से, बदबू से। इन सब कामों के बदले में मिलता था 2 जानवर पीछे, फसल के समय 5 सेर अनाज। इस सब काम के बदले राजा क्या मिलता था जानते हो? 5 किलो अनाज। 2 मवेशी पर 5 किलो सालाना अनाज। 1 साल तक अगर 8 गो माल है ना तो 8 पंचे नहीं तो 4 जोड़ा हुआ ना, 1 जोड़ा पर 5 किलो, 1 जोड़ा माल पर 5 किलो तो 4 पंचे 20 किलो अनाज में साल भर खटो। यानी कि लगभग 2.5 किलो अनाज एक मवेशी पर। 10 मवेशी वाले घर से साल भर में 25 सेर अनाज। और दोपहर के समय हर घर से बची खुची रोटी, जो खास तौर पर चूहों को देने के लिए आटे में भूसी मिलाकर बनाई जाती थी। कह रहा है दोपहर में थोड़ा थोड़ा रोटी इसको मिल जाती थी, बची खुची गेठा कुट्ठा। कुछ रोटी ऐसा जो चूहे के लिए भूसी, आटा में भूसी, धान का भूसी मिला के तब पकाया जाता था। वैसे आटा का रोटी नहीं मिलता था, उसमें धान का गुंडा मिला के आटा में सान के तब रोटी पका के खिलाता था कि थोड़ा खाएगा। कभी कभी जूठन भी भगन की टोकरी में डाल दी जाती थी। कभी कभी जूठा उठा भात खा के नहीं रह जाता है, सान ले इतना ठो तो वो आया इधर यही जूठा लो, और थाली में से उझल दिया उसको, लो जाओ भाग। शादी ब्याह के मौकों पर जब मेहमान या बाराती खाना खा रहे होते थे तो चूहे दरवाजे के बाहर बड़े बड़े टोकरे लेकर बैठ जाते थे। कह रहा है शादी ब्याह के अवसर पर जब बारात द्वार पर खाना खा रहे होते थे तो ये चूहे, यही डोमजात, द्वार पर टोकरा लेके द्वार के ई बगल रास्ता छोड़ के जिधर लोग थूकता है, खखार फेंकता है, गिलास फेंकता है, उधर जाके अब बैठ जाते थे साइड लग के, छिट्टा ले लेके चूड़ा सब। बारात के खाना खा चुकने के बाद, ध्यान से सुनो अब है इम्पोर्टेंट, बारात के खाना खा चुकने के बाद जूठी पत्तलें उन टोकरों में डाल दी जाती थी, जिन्हें घर ले जाकर वे जूठन इकट्ठा कर लेते थे। बारात जब खाना खा लिया तो बारीक जब पतरी उठाते थे तो पत्ता को उठा के ले गया, इसके टोकरे में पटक दिया। तब 10 गो चूड़ा है तो 10 डोरी 10 डोरी में वो पत्ता जुटका हो गया। वो पत्ता को ले जाते थे टोकरी सहित घर, और सबको पोंछ पोंछ के उसमें से रसगुल्ला का टुकड़ा, मिठाई का टुकड़ा, पूरी का टुकड़ा, सब्जी का बचा हुआ अंश एगो कठौत में पोंछ पोंछ के इकट्ठा कर लेता था, पतरी को फेंक देता था। ठीक है। पूरी के बचे खुचे टुकड़े, एक आध मिठाई का टुकड़ा या थोड़ी बहुत सब्जी पत्तल पर पाकर बाँछें खिल जाती थी। पत्ता पर जो देखता था जो मेहमान सब खा लिया है, चूड़ा सब ताक रहा है, पत्तल पर थोड़ा थोड़ा जूठा बचा हुआ है, तो ये सब पूरा खुश होता था। और देखा चाट पूछ के खा गया तो मन उदास हो जाता था कि अब क्या लेंगे हम लोग। का थोड़ा सा बचा खुचा खाना जूठा पतरी पर देखकर बाँछें खिल जाती थी, खुश हो जाते थे। जिस बारात की पत्तल से जूठन कम उतरती थी, कहा जाता था कि भूखर लोग आ गए हैं। जिस बारात के पत्तल में कम जूठा देखता था तो ये लोग कहता था भूखर लोग सब आ गया है, कहाँ कहाँ से सारा चट कर गए, सब खा गया। अक्सर ऐसे मौक़ों पर बड़े बूढ़ों ऐसी बारात का जिक्र बहुत रोमांचक लहजे में सुनाया करते थे कि उस बारात से इतनी जूठल आई कि महीनों खाते रहे थे। सुन रहा रे, ओम प्रकाश वाल्मीकि कह रहे हैं
कि जब हम बचपन में घर में बैठ के सुनते थे तो बड़े बुजुर्ग सब जब बैठते थे चोहड़ा जात, तो दादा परदादा जब एक जगह सब बैठ के बातचीत करते थे तो बातचीत में कोनो कोनो बात उखड़ता है ना जी पुराना, कि फलना आदमी बड़ी नामी रे डबल भोज कल के रहा। तो इस तरह से कहा कि एक बार बारात आया था फलना बाबू के यहाँ, उसके यहाँ जो था ना 10-10 पूरी परसा था, एक तो खाया, 9-9 ठो जूठे रह गया, खूब खाए थे। 1 साल तक 1 महीना तक हम लोग उस जूठा को खाए थे। नामी भोज हुआ था। जिसमें ज़्यादा जूठा बच जाता था उसका खूब चोहड़ा सब नाम लेता था। समझ रहे हैं? आगे देखो क्या होता है। पत्तलों से जो पूड़ियाँ के टुकड़े एकत्र होते थे, वाल्मीकि जी आंख से देखे थे ना, कारा पत्तल से जो पूड़ी के टुकड़े जमा होते थे उन्हें धूप में सुखा लिया जाता था। टुकड़ा को, पूड़ी के टुकड़ी को धूप में सुखा लिया जाता था। चारपाई पर कोई कपड़ा डालकर उन्हें फैला दिया जाता था। खटिया पर कपड़ा देकर और पूड़ी के टुकड़े को उस पर जुटका को लार दिया जाता था। अक्सर मुझे पहरे पर बैठाया जाता था और लेखक को पहरा पर बैठाता था। गए कौआ लगने भागा, जूठा लाड़ल छे तो बैठ के जो, क्योंकि सूखने वाली पूड़ियों पर कौए मुर्गी कुत्ते अक्सर टूट पड़ते थे। मुर्गी कौआ कुत्ता वो पर बड़ हमला करे, लाठी लगा बैठा दे, जे हाँकत रहे नुनू जे चो फेर लावेला कोनो से जूठा मांग के। पहाड़ा पर बैठता था ओम प्रकाश जी। जरा सी आंख बची कि पुड़िया साफ, इसलिए डंडा लेकर चारपाई के पास बैठना पड़ता था। थोड़ा सा चूक होता ना तो पूरी साफ, इसलिए डंडा लेकर बैठता था। अरे काय छटर पटर कर रहा है तो कड़ाई। अब आगे देखो, ये सूखी पुड़ियाँ बारात के कठिन दिनों में बहुत काम आती थी। सर 3 नंबर कल पढ़ा नहीं, बैठे रहो। करा ये सूखी पुड़ियाँ बरसात के कठिन दिनों में बहुत काम आती थी। ये सूखल का पूड़ी जो बिछावन पर सुखाते थे चारपाई पर जुटका, ये बरसात में बहुत काम आते थे। कैसे? तो उन्हें पानी में भिगोकर उबाल लिया जाता था। जैसे हम लोग फूलगोभी को करते हैं, अभी फूलगोभी को सुखा के रखते हैं, बरसात में उबाल कर खाते हैं ना जी। वो लोग वही जूठा को क्या करते थे, बरसात के दिन में उसको उबाल लेता था पानी में, उसोन के। उबली हुई पूड़ी पर बारीक मिर्च और नमक डालकर खाने में मजा आता था। कह रहा है उस पूड़ी को उबाल कर उसोन करके उस पर नमक मिर्च का पाउडर छीट कर खाने में बहुत मजा आता था। कभी कभी गुड़ डालकर लुगदी जैसा बनाया जाता था। कभी कभी क्या करता था, उसमें शक्कर देकर उसको मोथ दिया जाता था, वो जूठा पूड़ी को जो उबालता था, जिसे सभी बड़े चाव से खाते थे गुड़ मिला। आज जब मैं इन सब बातों के बारे में सोचता हूँ तो मन के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। करा आज जब इस बात को मैं सोचता हूँ तो मन के अंदर लगता है कोई कांटा चुभा रहा है। कैसा जीवन था मेरा। दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन। दीपक, दिन रात जब मरते खपते थे तो हमारा पसीना का कीमत था वही जूठा चीज। मेरा एक सवाल है। बोलिए। दीपक बोल रहा है घर जाएगी। 10 मिनट रुको, बस हो गया, 1 पेज है। 10 मिनट रुको, इसको क्लियर कर देते हैं। बहुत आगे पढ़ने के लिए मलिया वाला आगे बाकी है, वो दूसरा दिन फिर रेस्ट ले लेना, ठीक है। थोड़ा है उसको उठाओ रे, नहीं उस बढ़िया से बैठो। चलो देखो इधर। करा दिन भर मर खप कर पसीना की कीमत थी मात्र जूठन। फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, फिर भी कोई टेंशन ही लोग को नहीं था। इतना मरने खपने वाला जूठन मिलता था। जब मैं छोटा था माँ के साथ जाता था, यह अभी छोटा था ना तो अपने माँ के साथ जाता था। माँ पिताजी का हाथ बटाने,
हाथ बटाने मतलब माँ पिताजी के साथ काम करने लेखक भी बचपन में जाते थे। तगाओं के खाने को देखकर अक्सर सोचा करता था कि हमें ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता है। तगाओं का जब हिंदू मुस्लिम का खाना यह देखता था, इसका खाना इतना सुंदर है, ऐसा खाना हमको क्यों नहीं मिलता है। आज जब सोचता हूँ तो जी मितलाने लगता है। वो खाना को जब आज हम याद करते हैं जो हम जूठन खाते थे, तो मन वकियाने लगता है, मितलाने लगता है, मतलब जी वकियाने लगता है। आज वो बड़ा आदमी बन गया है। सुनो ना धीरे से, देखो क्या होता है। अभी पिछले वर्ष मेरे निवास पर सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह आया था। ठीक है, कह रहा है अभी पिछले वर्ष, और कहाँ लेखक कहीं पर बोले ना, लेखक खोला है वहाँ पर मेघदूत नाट अकादमी महाराष्ट्र में। अभी बड़ा आदमी बन गया। तो इसके यहाँ सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र गया इसके डेरा पर देहात से शहर में रहने, किसी इंटरव्यू में के सिलसिले में, इंटरव्यू देने, परीक्षा देने। गांव से मेरा पता लेकर आया था, रात में रुका। सुन रहा रे, गांव से ओम प्रकाश का पता लेके गया, देहात से आया कि शहर में ओम प्रकाश जी वाल्मीकि रहते हैं, तो उसके डेरा पर जाके रुक गया। उसी के डेरा पर जिसको बच्चा में जूठा खिलाता था, वही आदमी, वही त्यागी का पोता सुरेंद्र, सुखदेव का पोता, उसके डेरा पर दाल भात गया खाने, रात में रहा। अब सोचो, मेरी पत्नी ने उसे यथासंभव अच्छा खाना खिलाया। तो इसकी लेखक की पत्नी उसको खूब सुंदर खाना दिया खाने। खाना खाते खाते वह बोला, भाभी जी आपके हाथ का यह खाना तो बहुत जायकेदार है। जायकेदार माने स्वादिष्ट। हमारे घर में तो कोई ऐसा खाना नहीं बना सकता है। अब वो बड़का आदमी बोल रहा है, त्यागी जी का पोता, कि मेरे घर में तो ऐसा खाना कोई नहीं बनाता है जैसा खाना आप बनाए हैं। पूरा जायकेदार है, मसालेदार है, मजेदार है, स्वादिष्ट है। उसकी बात सुनकर मेरी पत्नी तो खुश हुई, लेकिन मैं काफी देर तक विचलित रहा। वो जो बड़ाई किया, भाभी आपके हाथ के खाना का लाजवाब है, तो सुनकर भाभी तो खुश हुई, क्या कि उसका बड़ाई हुआ, लेकिन हम विचलित हो गए, हम पूरा परेशान हो गए। क्या परेशान हो गया लेखक? बचपन की घटनाएं स्मृति का दरवाजा खटखटाने लगी। का बचपन में जो जो चीज हुआ था ना, देखिए आज जिसके यहाँ हमको जूठा नहीं मिलता था, उसका बेटा मेरा खाना का बड़ाई कर रहा है, उसको हम दाल भात इज्जत से खिला रहे हैं। सुरेंद्र तब पैदा भी नहीं हुआ था। जब यह ओम प्रकाश उसके घर में काम कर रहा था, तो सुरेंद्र पैदा नहीं हुआ था। उसकी बड़ी बुआ यानी सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी। कड़ा जो लड़का आया है उसके बुआ की शादी थी। उनके यहाँ मेरी माँ सफाई करती थी। जो लड़का मेहमानी रहा है, उसके बुआ के शादी में इसकी माँ गई वहाँ सफाई करने, ओम प्रकाश की। शादी से 10-12 दिन पहले से माँ पिताजी ने सुखदेव सिंह त्यागी के घर आंगन से लेकर बाहर तक के अनेक काम किए थे। स्पीड में पढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनो। घर आंगन बाहर अंदर सब काम साफ सफाई कर रहा है 10 दिन पहले से माँ बाप दोनों। उसी लड़का के बुआ की शादी में, उस जन्म ने लिया था उस टाइम में। बेटी की शादी का मतलब गांव भर का इज्जत का सवाल था। का बेटी की शादी का मतलब पूरे गांव का इज्जत का सवाल है, कहीं कोई कमी न रह जाए। गांव भर की चारपाई को ढो ढो कर इकट्ठा किया था पिताजी ने, कहीं कोई कमी नहीं। पहले टेंट उंट नहीं चलता था, पूरा गांव का कुर्सी या खटिया चौकी उठा के ले आता था लोग। तो ये पूरा गांव का है, फलना बेटी ब्याह ची धक टेबुल धक कुर्सी, पूरा गांव का मांग मांग के ढो ढो के ला के द्वार पर ढेरिया दिया। बारात खाना खा रही थी। माँ टोकरा लिए दरवाजे पर बाहर बैठी थी। ध्यान से सुनो, का माँ टोकरी लेके दरवाजे के बाहर बैठी थी, जो 10 दिन से साफ किया है मर मर के। मैं और मेरी छोटी बहन माया माँ से सिमटे बैठे थे। माँ के एक पंजरा में चिपक के बैठल था माया, एक तरफ ओम प्रकाश, दोनों भाई बहन माँ से चिपक के बैठा हुआ है। दो दरवाजे के बाहर खाना खा रहा है।
इस उम्मीद में कि भीतर से जो मिठाई और पकवान की महक आ रही है वह हमें भी खाने को मिलेंगे। लेखक सोचा, अंदर से जो खुशबू मिठाई का आ रहा है, पूरी का सेंट, उसमें से थोड़ा हमको भी आज मिलेगा। दोनों इसी उम्मीद लेकर बैठल थे। जब सब लोग खा कर चले गए तो माँ ने सुखदेव सिंह त्यागी को दलान से बाहर आते देखकर कहा, उधर से आते हुए देखा दलान से, तो मम्मी ने क्या कहा उसको, सुखदेव को, जिसकी बेटी की शादी थी, कहा, चौधरी जी, इब तो सब खाना खा के चले गए, मारे जात को भी एक पत्तल पर धर कुछ दे दो, वो भी तो इस दिन का इंतजार कर रहे थे। अपनी भाषा में बोला, यूपी के भाषा में कहा कि उनको बोला, चौधरी जी, मालिक, अब तो सब खाना खा के चले गए। कहा, अब तो सब खाना खा के चले गए, मतलब अब तो सब खाना खा के चले गए, मारे जात को भी एक पत्तल पर धर कर कुछ दे दो। कहा, मारे जात मतलब हमारे जात को, मतलब हम लोग को भी थोड़ा पत्तल पर कुछ धर दो ना, कुछ यहाँ आके पटक दो, पतरी पर दे दो। इस दिन का इंतजार हमको भी था कि आपके बेटी की शादी है, तो बहुत दिन से हैरान हुए, आशा लगा के खटे हैं, थोड़ा सा पत्तल पर देने दो खाने के लिए। सुन रहा है? देखो जवाब क्या देता है। सुखदेव सिंह ने जूठी पत्तल से भरे टोकरे की तरफ इशारा करके कहा। एक दौड़ी जो जूठा पत्ता भरल रहे छिट्टा में, उसको देख करके क्या कहा, सुनो। का टोकरा भर के जो जूठन ले जा रही है, ऊपर से जात को के लिए खाना मांग रही है, अपनी औकात में रह चूड़ी, उठा टोकरा दरवाजे से और चलती बंद। कारे इतना एक छिट्टा तुम जुट्ठा लेके जा रही है, ऊपर से और मांग रही है, चल अब औकात में रह, यहाँ से जल्दी घसक। उसको भगा दिया। चलो खंड तीसरा है, 2 खंड खत्म हुआ, मात्र इतना ठो, ध्यान से देखो, इतने ठो बचल है, इधर 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 आधा है, इधर पूरा है। उन दिनों मैं 9वीं कक्षा में था जब वहाँ भोज खाने गया था। 9 में था, सोचो, होश में था। घर की आर्थिक हालत कमजोर थी। आर्थिक हालत मतलब पैसा टका की तंगी थी। एक एक पैसे के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को खटना पड़ता था, 1-1 रुपया के लिए। और देखो क्या सब होता है। मेरे पास पाठ्य पुस्तक हमेशा कम रहती थी, पढ़ने के लिए किताब कम रहती थी हमेशा। दोस्तों से मांग कर काम चलाना पड़ता था, दोस्त से मांग मांग के पढ़ता था। कपड़ों की भी वही हालत थी, जो मिल गया वही पहन लिया, जो वक्त पर मिला खा लिया। उन दिनों गांव में मरने वाले पशु को उठाने का काम भी चूहड़ों के जिम्मे था। का जब पशु मरता था ना गांव घर में, तो चूहड़े उसको उठाता था। जिसके घर में जो काम करता था, उसके मरे हुए पशु भी उसी को उठाने पड़ते थे। समझ में आ रहा है? इसके बदले में कोई मेहताना या मजदूरी नहीं मिलती थी। एक गाय, बैल या भैंस को उठाने के लिए 4 से 6 लोगों की जरूरत होती थी। गाय, भैंस, बैल जो मरा तो एगो को उठाने में 4 नहीं तो 6 आदमी का जरूरत पड़ता था। ठीक है? जिसका मवेशी मर जाता था, उसे जल्दी लगी रहती थी कि हटाओ, इसलिए वह बार बार बस्ती में आकर चिल्लाता था, बार बार बस्ती में आकर। देर होने पर गालियां बकता था, देर होता था तो गाली देता था। उठाने वाले को इकट्ठा करने में अक्सर देर हो जाती थी। जो मवेशी को उठाता था, उसको बुलाकर इकट्ठा करने में देर तो होगा ही। मरे हुए पशुओं को उठाना बड़ा कठिन काम होता था। मरा हुआ पशु को उठाना बहुत कठिन काम होता था। उसके अगले पिछले पैरों को रस्सी से बांधकर बांस की मोटी मोटी बाहियों से उठाना पड़ता था। अगला पिछला पैर को बांधकर बांस घुसा के उठाना पड़ता था मवेशी को। इतने शर्मसार काम के बदले में मात्र गालियां मिलती थी। वही उठाने में जो लेट होता था तो जगह हरामी उठाओ जल्दी है, ये द्वार पर महकेगा।
कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहाँ शर्म का कोई मोल नहीं, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था यह सब। कह रहा है यह एक षड्यंत्र था ताकि निर्धनता बरकरार रहे। वही बाभन करता है अभी, आप थोड़े कर पाएगा, आप सब पढ़ लिख के होशियार हो गया है, ठीक है ना। मरे हुए पशु की खाल मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में बिक जाती थी। यूपी में मुजफ्फरनगर है, वहाँ चमड़ा बाजार था ये। वो जो मवेशी मरता था ना, उसका चमड़ा ले जा करके वहाँ बेच लेता था। वो कौन बेचता था? जो खालता था उसको, चूहड़ा जा, जिसके यहाँ तुम काम कर रहा है ना, मवेशी मरा तो तुम उठाओ और उसको खा लो। और रुपया कौन लेता होगा? वही लो जो खाला है उसका हुआ। कोई बात नहीं। उन दिनों एक पशु की खाल 20 से 25 रुपये में बिकती थी मात्र। आने जाने और मरे हुए पशु को उठाने की मजदूरी देकर मुश्किल से एक खाल के बदले 10-15 रुपये हाथ में आते थे। कह रहा है 20-25 रुपया में जो वो चरसा बिकता था, तो उसमें 6-7 आदमी जो उठाने आता था उसको भी देना पड़ता था, और फिर बेचने में जो आने जाने का खर्च होता था वो भी भरना पड़ता था। ये सब भर उड़ के तंगी के दिनों में 10-15 रुपये बहुत बड़ी रकम थी, ठीक है। तंगी के टाइम में 10-15 रुपये भी बहुत बड़ी रकम थी। चमड़ा खरीदने वाला दुकानदार खाल में बहुत मीन मेख निकालता था। जो चमड़ा को दुकानदार खरीदते थे, वह चमड़ा खरीदने से पहले क्या करते थे, उसमें कई तरह के बीमारी बताते थे। मीन मेख निकालने का मतलब हुआ उसमें बहुत भेदभाव करते थे कि इसमें ये है, फटा हुआ है, कटा हुआ है, दाग है, इस तरह से उसमें डिमेरिट बहुत बतलाता था, ठीक है। कट फट जाने पर खाल बेकार हो जाती थी। कट फट होने के बाद जो वह खाल थी वह नाकाम, वह नहीं बिकती थी। खाल को निकालते ही उस पर नमक लगाना पड़ता था, वरना दूसरे दिन ही खाल खराब हो जाती थी। जैसे मवेशी का खाल निकालते थे चूड़ा सब, उस पर तुरंत नमक छिड़कना पड़ता था, वरना मतलब नहीं तो, वरना मतलब अदरवाइज वो खाल क्या होता था, दूसरे दिन खराब हो जाती थी, जिसे दुकानदार खरीदने से मना कर देता था। नमक नहीं छिटा तो खाल खराब हुआ, दूसरा दिन वो दुकानदार नहीं लेगा, खाल बेकार। एक रोज ब्रह्मदेव तगा का बैल खेत से लौटते समय रास्ते में गिर पड़ा। ब्रह्मदेव का बैल रास्ते से आ रहा था, बह करके खेत से रास्ते में गिर के मर गया, उठ नहीं पाया, मर गया। कुछ ही देर बाद ब्रह्मदेव ने हमारे घर खबर कर दी थी। लेखक के घर आए ब्रह्मदेव कि रे भैया माल मर गया है, जाके उठा लो रास्ते में। पिताजी और मुझसे बड़े भाई जनेश्वर उस रोज किसी रिश्तेदारी में गए थे, मेहमानी गए थे पिताजी भाई। घर पर माँ, मेरी बहन माया और सबसे बड़ी भाभी देवी ही रहती थी। तो घर पर एक ठो माया इसकी बहन, इसकी देवी नाम थी भाभी की, बड़ी भाभी वह थी, एक ठो मम्मी थी, 3 औरत, एक ठो लेखक ओम प्रकाश, 4 आदमी घर पर थे, बाकी मेहमानी में। जसवीर उन दिनों देहरादून में था मामा के पास। जसवीर मामा के यहाँ था, यानी सब घर से फरार थे। माँ परेशान हो गई थी। अब आया ब्रह्मदेव तो माँ परेशान। बैल की खाल उतारने किसे भेजें? बस्ती में 1-2 लोग थे, लेकिन कोई भी उस समय जाने को तैयार नहीं था। 1-2 लोग बस्ती में थी जो कि जाने के लिए तैयार नहीं थे, दूसरा आदमी सब अदर। माँ ने चाचा से बात की, वे तैयार हो गए थे। चाचा बोले ठीक है हम चले जाएंगे, लेकिन उनके साथ किसी को जाना चाहिए। चाचा अकेले थोड़े माल को उठा लेंगे, अकेले वे खाल नहीं उतार पाएंगे, वही रास्ते में उसको खा लेगा। फिर भी खाल को उतारने में 2 आदमी का जरूरत होता है, एगो खाल को पकड़ेगा, एगो छोड़ा मारेगा। मैं उस समय स्कूल में था, या स्कूल में पढ़ रहा था वाल्मीकि। माँ ने थक हार कर मुझे बुला लिया स्कूल से। माँ नहीं चाहती थी कि वह काम मुझे करना पड़े, लेकिन खाल बेचकर जो 10-15 रुपये मिलने वाले थे उन्हें छोड़कर पाने की स्थिति में माँ नहीं थी।
माँ सोचती थी 10-15 रुपया मिलेगा छोड़ेंगे नहीं, फिर भी मन नहीं था कि बेटा को पढ़ाई छोड़ा के खालने के लिए भेजें मवेशी। मजबूरी थी, भेजना पड़ा। हार कर माँ ने मुझे चाचा के साथ भेज दिया, जाओ बैल मर गया है उसका खाल उतार कर लो। मेरे चाचा सोलहर महाकाम चोर थे, बस सारा दिन ढोल ताश में लगे रहते थे, मेहनत के काम से कतराते थे। उसका चचा बहुत कोढ़ियट थे, काम चोर थे, भर दिन ढोल उल ठीक ठाक ठोक पीट करते थे, वही ढोल तोल बजाते थे ना, वही ढोल में लगे रहते थे, ताश में लगे रहते थे, अगड़म बगड़म करते थे। उसी के साथ ये चल दिया, अब इसको खटाएगा वो कस के। माँ को फिक्र लगी रहती कि कहीं हमारे पहुँचने से पहले ही बैल पर गिद्ध या जंगली जानवर न टूट पड़े। माँ को एगो और फिक्र थी कि अगर जाने में लेट होगा ना तो मरा हुआ मवेशी को गिद्ध उसमें छेद कर देता है मांस खाने के लिए, तो फिर खाल बेकार हो जाएगा या कुत्ता हमला कर देगा या जंगली जानवर, वो डर थी माँ को। चाचा ने खाल उतारना शुरू की, मैं उनकी मदद कर रहा था। चाचा खाल उतार रहा था, ये उसका मदद कर रहा था। चाचा का हाथ धीरे धीरे चल रहा था, पिताजी जैसा कुशलता उसमें नहीं थी। जैसे पिताजी खाल रहे थे तेजी में, चाचा उस फास्टिंग में काम नहीं कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वे थक कर बीड़ी पीने बैठ गए। 10 मिनट रुकिए, 10 मिनट बैठिए, आइए। किधर जाते हैं? नहीं यहीं है, छोड़ दीजिए, नहीं दोनों हो जाएगा, बैठिए मचान। चाचा का हाथ धीरे धीरे चल रहा था, ठीक है, चाचा का हाथ धीरे धीरे चल रहा था, पिताजी जैसी कुशलता उसमें नहीं थी। थोड़ी देर बाद, मचान आप बैठिए ना। थोड़ी देर बाद वे थक कर बीड़ी पीने बैठ गए। थोड़ा चाचा खाल उतारे और फिर बीड़ी पीने के लिए बगल में बैठ गए। चाचा ने एक छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दी, चाचा ने एक छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दी, बोले धीरे धीरे खाल उतारो, अकेले से तो शाम तक नहीं उतरेगी। छुरी पकड़ते ही मेरे हाथ कांप रहे थे, समझा रे? छुरी पकड़ते ही मेरा हाथ कांप रहे थे। अजीब से संकट में फंस गया था। का इसको जो चाचा बीड़ी पीने लगा, काहे पकड़ो छुरा खा लो, धंधा तो नहीं करेगा। पकड़ा तो इसका हाथ कांपने लगा, कभी ने खाला था माल। चाचा ने छुरी चलाने का ढंग सिखाया, ऐसे पकड़ो या ऐसे मारो, फड़ा फड़ा लगेगा। उस रोज मेरे भीतर बहुत कुछ था जो टूट रहा था। का मेरे भीतर बहुत कुछ था जो टूट रहा था। चाचा की हिदायत पर मैंने बैल की खाल उतारी थी। मैं जैसे स्वयं के गहरे दलदल में फंस रहा था, जहाँ से मैं उबरना चाहता था। हालात मुझे उसी दलदल में घसीट रहे थे। चाचा के साथ तपती दोपहरी में जिस यातना को मैंने भोगा था, आज भी उसके जख्म मेरे तन पर ताज़ा है। का चाचा के साथ उस दोपहरी में जिस कष्ट को मैंने भोगा था, आज भी उसके जख्म मेरे तन पर है। जैसे जैसे खाल उतर रही थी, मेरे भीतर का रक्त जम रहा था। का जैसे जैसे उसका खाल उतर रहा था, लगा कि मेरा अंदर का रक्त जो है, ब्लड जम रहा है। खाल उतारने में हमें कई घंटे लग गए थे। चाचा ने खाल को जमीन पर फैला दिया, उस पर लगे खून को सूखी जमीन से पोंछ लिया था। जमीन को खून को पोंछ पाछ दिया फैला करके। चाचा ने खाल को चादर में बांध दिया था, गठरी उठाकर सर पर रख ली थी। चादर में खाल को बांध के गठरी को सर पर ले ली। लगभग 2 मील की दूरी पर हमारा घर था। बोझ के कारण चाचा को तेज चलना पड़ रहा था। बोझ जो था तो दुलक के चल रहा था, मलक के। मैं हाथ में छुरी पकड़कर उनके पीछे पीछे लगभग दौड़ता जाता था। वो बोलता था तो ये लगता था दौड़ता है, इतना तेजी में बोलता था। बसेरा जाने वाली पक्की सड़क से हम लोग बस अड्डे के पास पहुंच गए थे। चल गए या बस अड्डा, डेढ़िया रास्ता से। गठरी सिर से उतारकर चाचा ने जमीन पर रख दी थी, जमीन पर रख दिया गठरी। यहाँ से आगे तुम ले जाओ, का तुम लो चलो, मैं थक गया हूँ। का महारान वह गए तू ले चल।
उस रोज मैंने चचा से बहुत कहा लेकिन वो नहीं माने। चचा बस अड्डे की भीड़ पार करा कर मेरे स्कूल की छुट्टी का समय है। कहा चचा जी स्कूल के छुट्टी के समय बच्चा देख लेगा, ये भीड़ पार करा ना दो बस अड्डे का, तब हम ले लेंगे। मेरे स्कूल के सभी साथी यह ले जाते हुए देखेंगे तो वे स्कूल में मुझे तंग करेंगे। मैं गिड़गिड़ा कर रुआसी आवाज़ में चचा से कहा कि चचा ऐसे ऐसे बात है, रो रो के कहा, किंतु वे नहीं पसीजे नहीं घामे। गठरी उठाकर मेरे सिर पर धर दिया। गठरी का वजन मेरे वजन से ज़्यादा था। जितना इसका वजन था लेखक का, उससे गठरी का वजन ज़्यादा था। मजबूरन उठाकर चलना पड़ा। बस अड्डे की परिचित भीड़ से मैं उस रोज जिस तरह निकला मेरी ही मन जानता है। एक भय लगातार मेरा पीछा कर रहा था, कोई देख न ले। तो भीड़ में तो डर से जा रहा है, लेकिन एगो डर पिछुआ रहा है कि कोई चिन्हल का भगवान नहीं देखिए, कोई सहपाठी न मिल जाए। साथी को सहपाठी बोलता है, समझा? अगर कोई पूछ बैठेगा तो क्या बताऊंगा। घर तक पहुंचते पहुंचते मेरी टांग जवाब दे गई थी। घर तक जाते जाते टांग जवाब देने लगी। लग रहा था कि अब गिरा। गांव के किनारे किनारे चलकर लंबा चक्कर काटा था बस्ती तक पहुंचने के लिए। लग रहा था अब गिरेगा, तब टांग जवाब दे रहा है, टांग दुख रहा था। गांव के किनारे किनारे चलकर, गांव के बगल बगल चलकर लंबा चक्कर काटा था बस्ती तक पहुंचने के लिए। मुझे उस हालत में देखकर माँ रो पड़ी थी। माँ देखा तो रो पड़ी। मैं सिर से लेकर पांव तक गंदगी से भरा हुआ था, ब्लड से, गंदगी से। कपड़ों पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। बड़ी भाभी ने उस रोज माँ से कहा था, इनसे ये न कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में न घसीटो। भाभी इसका कहने लगा माँ से, भूखे रह लेंगे, इसको ही गंदा काम मत करो, पढ़ता लिखता है। भाभी के ये शब्द आज भी मेरे लिए अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। मैं उस गंदगी से बाहर निकल आया हूँ, लेकिन लाखों लोग आज भी उस घिनौनी जिंदगी को जी रहे हैं। अभी उस घिनौनी जिंदगी में लाखों लोग जी रहे हैं। यहीं से यह कथा समाप्त। इसको पढ़ना है, घर में दोहराना है। इसी के लिए आप लोग हल्ला कर रहे थे।